हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। जैसे आप जानते हो हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर के अंदर आपके पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड पार्ट है उसके जो लास्ट के एक दो टॉपिक रह गए थे आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज जो हमने डिस्कस करना है उसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। देखिए बेटा, एक अच्छी सी बात बताता हूं आपको। हमने, अगर आपको याद होगा, मेटेलिक करैक्टर और नॉन मेटेलिक करैक्टर के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है उसका मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होता है और जो पर्टिकुलर एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो हमारा ज्यादा होता है। एक बात प्लीज हमेशा याद रखिए बेटा कि जब कभी भी हम एक केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्चुअली में वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि देखो, इवेंचुअली वो चाहता सिर्फ यही है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर सके। अगर आसानी से एक इलेक्ट्रॉन देकर वो अपना आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सिमिलरली, अगर कोई एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेकर ही अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं तो उसकी जो नॉन मेटेलिक करैक्टर मतलब उसकी केमिकल रिएक्टिविटी फिर आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे बेटा हम इसको आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे बेटा ट्रेंड क्या है केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास अक्रॉस अ पीरियड हम मुझे बेसिकली क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। अगर आपको कुछ बातें याद हो ना बेटा कि अक्रॉस द पीरियड मेरे साइज ऑफ द एटम पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है, नहीं जा सकता, तो आपके लिए ये ट्रेंड समझना बहुत ही आसान है। देखिए, on moving from left to right in a period, the chemical reactivity of the element first decreases and then increases। अब सवाल ये आता है कि सर ऐसा क्यों होता है। कोई टेंशन लेनी, मैंने आपके लिए एग्जांपल्स रखी हैं। देखिए बेटा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स रखी है, सोडियम की, एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की और क्लोरीन की। देखिए बेटा, ये अच्छा, एक बात और, मैंने जानबूझ के एक ही पीरियड के बेटा आपके मेंबर्स रखे हुए हैं। ये मेरा थर्ड पीरियड है बेटा, उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास सोडियम एंड कहते थे सेकंड के बाद जो नेक्स्ट 13th ग्रुप है बेटा उसके अंदर एल्यूमिनियम आता है, 14 में सिलिकॉन आ जाता है बेटा आपके पास, एंड लास्ट 17th ग्रुप का जो है वो आपका क्लोरीन है ये सेम पीरियड के, इसलिए नंबर ऑफ शेल्स बेटा सभी के सेम है, तो इसलिए समझाना और आसान हो जाता है। देखिए, अगर मैं सोडियम की बात करता हूं, उसके आउटर मोस्ट शेल को चेक कर सकते हो बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ठीक है, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और आपको पता है बेटा जब आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसी अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे एटम का साइज है वो आपका कम होता है। अगर आपको याद हो बेटा तो हमने इसको अच्छी तरह से स्टडी किया था कि जैसे जैसे आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो मेरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और क्योंकि वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो साइज आपका कम होता है। साइज कम होने से क्या होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, साइज कम हो चुका है, तो किसी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं बेटा सोडियम और एल्यूमिनियम के केस में, तो सोडियम में से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, इसलिए सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। इसलिए हमने कहा कि जब हम टुवर्ड द सेंटर की तरफ जाते हैं, मतलब सिलिकॉन की तरफ जाते हैं, तब तक हमें यह देखने को मिलता है कि इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं बेटा क्लोरीन की। क्लोरीन हमारा 17th जो है हमारे पास ग्रुप का एक मेंबर है। इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप समझ सकते हो बेटा कि ये न्यूक्लियस इन सातों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्लोरीन का साइज बाकियों से कम होता है। अब मेरी बात और ध्यान से समझना बेटा,
एक तो इसका साइज बहुत कम है। साइज कम होने से क्या होता है कि जब कोई और इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ये उस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट आराम से कर पाएगा, बिकॉज उसका साइज क्या है, छोटा है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और नजदीक आ सकता है। इसलिए ये बात समझने की कोशिश करो बेटा कि इस क्लोरीन की टेंडेंसी है आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इसी वजह से इसका जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सोडियम और एल्यूमिनियम। इसलिए क्लोरीन के केस में हमें यह देखने को मिलता है कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा कि केमिकल रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने आसानी से आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हो। अगर आपके एटम का जो साइज है बेटा वो छोटा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा, और अगर उसका साइज बेटा बहुत बड़ा है तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर पाता है। तो मेरे कहने का मतलब बेटा सिर्फ इतना ही है कि सोडियम, अगर मैं एक ही पीरियड की बात कर रहा हूं बेटा, तो पहली बात तो ये कि अक्रॉस द पीरियड जो साइज है वो छोटा होता रहता है, इसलिए सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और क्लोरीन में आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। और सिलिकॉन में बेटा एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना वो 4 बेचारा इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन बेचारा ले सकता है। ठीक है, ये शेयरिंग ही करेगा। इस चक्कर में क्या होता है कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इसलिए मुझे ये देखने को मिलता है बेटा कि अगर मैं एक 1 ग्रुप से लेकर 17 ग्रुप की तरफ जाऊं तो अगर मैं सेंटर की तरफ आता हूं ना तो रिएक्टिविटी कम होती रहती है। इसलिए कहा गया कि जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो पहले कम होगा और फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू होता है। आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। बाकी इस चीज से इसको और अच्छे से क्लैरिटी में बेटा मैं आपको समझा सकता हूं कि सोडियम मेरा मोस्ट रिएक्टिव मेटल माना जाता है, उसी तरह क्लोरीन मेरा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल माना जाता है, क्योंकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसमें लॉस करते हैं। तो जैसे जैसे सेंटर की तरफ आओगे बेटा इसकी रिएक्टिविटी कम होती रहती है। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में पीरियड के जब हम जाते हैं, पीरियड में जाते हैं बेटा, तो उस टाइम मेरे रिएक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा डाउन द ग्रुप। अब आप अच्छी तरह जानते हो बेटा डाउन द ग्रुप के अंदर अगर मैं मेटल के बारे में बात करता हूं तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना यार, जो साइज है एटम का वो बढ़ता जाता है। मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाऊंगा। जैसे कि अब ये मैंने ग्रुप 1 के जो है एटम्स है वो रखे हैं। इसके अंदर है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखिए बेटा इनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। देखो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में, देखो लिथियम में तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो लॉ ऑफ डुप्लेट कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे, पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 हो जाएंगे। तो कैसे? जब उनके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब हमने ये देखना है कि किसमें से आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अरे यार आपको इतनी बार मैंने ये जो बातें एक्सप्लेन करी, अब तो आपको दिख भी रहा होगा कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं वैसे वैसे यहां पर दिख रहा है कि उसका साइज बढ़ता जा रहा है। बेटा साइज बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, वो कम होनी शुरू हो जाती है और इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाता है। तो क्योंकि अगर मैं मेटेलिक करैक्टर के बारे में बात कर रहा हूं तो बेटा बिल्कुल सही बात कर रहा हूं कि जैसे जैसे नीचे जाऊंगा मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कम हो रही है। कौन फोर्स लगा रहा है? न्यूक्लियस लगा रहा है, जिसकी वजह से बेटा उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बड़े साफ साफ मतलब लफ्जों में लिखा हुआ है कि सिंस द केमिकल रिएक्टिविटी इन मेटल डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, thus द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब हम नॉन मेटेलिक करैक्टर के बारे में भी बात कर लेते बेटा। याद है आपको मैंने क्या कहा था, जिसका साइज कम है वो उतने ही आसानी से बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर के अंदर देखना होता है कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मेटल में देखना होता है कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है आपका। तो अगर मैं ये हेलोजन ग्रुप के बारे में बात करता हूं जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे वाले में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ब्रोमीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है बेटा वो सबसे ज्यादा बेटा फ्लोरीन में होगी, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन उसके और नजदीक आ सकता है और वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। ब्रोमीन के केस में बेटा बहुत बड़ा एटम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उसके अगर यहां तक पहुंच भी जाएगा, मतलब यहां तक अगर मान लो अगर आपका यहां तक पहुंच भी जाएगा तो ब्रोमीन का इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन। सो देयरफॉर नॉन मेटेलिक करैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो डाउन द ग्रुप जो है वो आपकी कम होती है। बट अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये बात सच है कि ऊपर से नीचे जाऊंगा तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो आपका बढ़ता जाता है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा कि डाउन द ग्रुप कैसे आपकी रिएक्टिविटी में फर्क पड़ता है। अब हम बात करेंगे बेटा ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमने ज्यादा इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल ट्रेंड को देखेंगे एंड वही बस हम याद रखेंगे। जैसे कि बेटा अगर मैं बात करता हूँ मेटल के केस में बेटा, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि डाउन द ग्रुप अगर मैं देखूं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो आपका डिक्रीज करता है, और नॉन मेटेलिक केस के अंदर देखूं तो बेटा वो ही आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बेटा अक्रॉस द पीरियड की बात करूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, मुझे ये देखने को मिलता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है, पहले तो बेटा वो लगातार आपका इंक्रीज करता है सिलिकॉन तक, उसके बाद जाके बेटा डिक्रीज करना, मतलब डिक्रीज होता है एकदम से, उसके बाद फिर से इंक्रीज करना शुरू करता है। मतलब मैं सिंपल सी बात अगर ये कहूं कि दो एक्सट्रीम एंड्स की अगर बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बेटा ज्यादा है, इधर वाले में मेल्टिंग पॉइंट कम है। जैसे मैं अंदर आऊंगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन तक इंक्रीज होगी, उसके बाद एकदम से डिक्रीज हो जाएगी और फिर से बेटा आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा ये ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा डेंसिटी की, डेंसिटी का तो बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, आप अच्छी तरह से जानते हो बेटा कि जैसे जैसे मैं क्रॉस द पीरियड जाऊंगा, जो साइज है बेटा वो आपका क्या होने लग जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। अगर वॉल्यूम कम होगा, देखिए फॉर्मूला भी तो आपको पता ही है बेटा, डेंसिटी क्या होती है बेटा आपकी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी ना बेटा। तो इसी वजह से अगर हम इसको ध्यान से अगर देखें तो मुझे ये दिखता है कि एल्यूमिनियम तक जब तक हम बेटा वहां पे जाते हैं तब तक जो इसकी डेंसिटी है बेटा वो बढ़ती जाती है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है बेटा वो आपका कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे हम सिलिकॉन में पहुंचते हैं ना बेटा, तो मास में भी इतनी वेरिएशन आ जाती है कि उसकी जो डेंसिटी है बेटा उसमें फिर से जैसे कम जो है वो दिखाई देता है। मतलब मास बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बेटा आपका ये जो नंबर है कम हो जाएगा ना बेटा, फिर कम हो गया आपका, उसके बाद फिर कम हो गया, एंड जैसे आप यहाँ पे सल्फर तक पहुंच जाते हो बेटा, इसकी वैल्यू फिर एकदम से इंक्रीज कर जाती है। तो मतलब ये देखने को मिलता है कि वैसे तो बेटा ये आपकी इंक्रीज ही कर रही है, कहाँ तक, एल्यूमिनियम तक, उसके बाद जाके बेटा स्लाइटली डिक्रीज आता है जो हम यहाँ पे देख पाते हैं। अब देखिए डेंसिटी बेटा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मास पे भी वॉल्यूम पे भी। तो अगर आप क्या हो रहा है ना कि अगर आप खुद सोच के देखो बेटा, पहले केस में क्या हो रहा है कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है पहले दो ग्रुप के मेंबर है, उसके बाद 13th मेंबर के बाद जाके बेटा शुरू होता है, वहां पे आपका मास बढ़ चुका होता है, वॉल्यूम में भी फर्क पड़ चुका होता है। तो उनकी जब रेशियोज फाइंड करी तब हमें इस तरह का ट्रेंड दिखाई देता है। उसी तरह बेटा अगर मैं बात करता हूं बेटा कि ग्रुप वाइज ये कैसे वैरी करेगा, तो मुझे यही देखने को मिलता है बेटा जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। ऑफ कोर्स जो वॉल्यूम है बेटा वो आपका बढ़ता है, क्योंकि रेडियस बढ़ जाता है बेटा, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है उसका, लेकिन बेटा उसी हिसाब से मास भी आपका बढ़ता है। तो इसलिए जब हम डेंसिटी फाइंड करते हैं तो मुझे यही देखने को मिलता है जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे डेंसिटी आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। आई होप आपको ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने पीरियोडिक टेबल का जो बाकी का पार्ट था बेटा वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि केमिकल रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है वो कैसा ट्रेंड है आपका। आपने सिर्फ ट्रेंड याद रखना है, ज्यादा रीजनिंग नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसमें काफी रीजनिंग है, उसको अच्छे से समझना है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।